हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे अ न्यू टॉपिक ऑफ पॉलिटी, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर जाके वो पहले देखिए एंड देन स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज डीपीएसपी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आते हैं पार्ट 4 के अंडर। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32। फाइन। सो आर्टिकल पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और इसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 कम्स अंडर डीपीएसपी एंड इट इज अंडर पार्ट 4। क्लियर है? डीपीएसपी एक्चुअल क्या है? डीपीएसपी एक तरह की डायरेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सरकार को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है। एक तरह की गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट को देता है कि किस डायरेक्शन पे उन्हें काम करना है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या क्या उनके काम करने का वे होना चाहिए, जिससे कि वो एंश्योर कर सकें कि उनके राज्य के जो सिटीजन्स हैं उनकी ग्रोथ हो, उनको इक्वालिटी मिले, उनकी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो एक तरह की ये डायरेक्शंस हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बनानी है, क्या काम करने हैं, उनको ये जो डीपीएसपी हैं ये हेल्प करती हैं डिसाइड करने में। इस फीचर को हमने बोरो किया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमने वर्ल्ड के किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और पढ़ने से फायदा भी होगा। अगर जस्ट आप पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कुछ भी रिटेन नहीं रख पाएंगे। ठीक है, सो डीपीएसपी को बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और ये आते हैं पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, सो ये डिनोट करते हैं उन सब इंस्ट्रक्शंस को जो दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को इन डीलिंग विद लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव मतलब कानून लागू करने वाले और एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें सिविल सर्विसेज आ जाती है। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डीपीएसपी इज unlike fundamental rights which are legally enforceable, the DPSP are non-justiciable। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपसे आपके मौलिक अधिकार छीने गए हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आपको आपके हक मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सरकार डीपीएसपी की तरह काम नहीं कर रही, डीपीएसपी में जो जो चीजें मेंशन है वो काम नहीं हो रहे, तो कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इट इज नॉट जस्टिशिएबल। क्लियर है? ये सिर्फ एक डायरेक्शंस है। ठीक है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो डीपीएसपी है उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, दैट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी डीपीएसपी हैं उनको इन तीनों हेडिंग के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल पे हैं जो गांधी जी की विचारधारा थी, गांधी जी की, उनके ऊपर निर्भर जो करते हैं वो उसके अंदर है। जो लिबरल, ठीक है, आधुनिक विचारों पे जो डिपेंड करते हैं, और जो सोशलिस्टिक हैं कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, एक साथ लेकर चलना है समाज को, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर कैटेगराइज कर दिए गए। ठीक है, पहले हम देखते हैं वो डीपीएसपी जो आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर। सो वन इज आर्टिकल 38। सो अब इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है? पहला तो डीपीएसपी से इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से पार्ट में आता है, दूसरा कि वो वर्ल्ड के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर कौन कौन सा आर्टिकल है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि दिस आर्टिकल कम्स अंडर विच प्रिंसिपल। ठीक है, इसके साथ ही कुछ अमेंडमेंट के साथ न्यू आर्टिकल्स भी ऐड ऑन किए गए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है? जो ये बात करता है कि समाज में सबको साथ लेके चलना है, बराबर होना चाहिए, सबकी ग्रोथ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो आर्टिकल 38 कम्स अंडर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो कहता है सबको सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए बाय मिनिमाइजिंग इन इक्वालिटीज इन इनकम, कि सबको
मतलब जो लोग पुअर हैं उनको ऊपर लाने के लिए कोशिश करो, जो बैकवर्ड हैं उन्हें फॉरवर्ड लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सब काम करके सबके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें मिनिमाइज करना है। सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य के सभी सिटीजन्स को काम करने का हक होना चाहिए, कि सबको काम मिलना चाहिए, एडिक्वेट उनकी स्किल के हिसाब से उनको उनका काम मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो राज्य है उसमें कुछ लोग हैं जिनके पास सारी वेल्थ है और कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला तो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस सबको कैसे मिलेगी, जब आप उनके बीच के डिस्क्रिमिनेशन को हटा देंगे, भेदभाव को हटा देंगे। दूसरा आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सबको लाइवलीहुड के चांस मिले, कि काम करने का ना इक्वल मौका मिले सबको अपने स्किल के हिसाब से। ऐसा ना हो कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41 जो बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस की। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि हर एक को हक है काम करने का, एजुकेशन का, इंक्लूडिंग कौन, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य में जो डिसेबल हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो जो वृद्ध लोग हैं, वो जो बीमार लोग हैं, वो उनको भी काम करने का, एजुकेशन का हक है, पब्लिक असिस्टेंस का हक है। सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम नहीं करेगी जो स्किल से अच्छे हैं, जो फिजिकली फिट है, जो यंग है, नहीं। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है कि वो ओल्ड एज लोगों के लिए भी काम करे, डिसेबल्स के लिए भी काम करे और सिक लोगों के लिए भी काम करे। उनको भी एजुकेशन का और वर्क का हक है। इसलिए आपने देखा होगा कि डिसेबल्स के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है, डिसेबल्स को भी सब्सिडी मिलती है ना, कंपनसेशन मिलती है उनको, है ना। तो ये ओल्ड एज के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, पेंशन स्कीम मिलती हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं? दिस इज अंडर डीपीएसपी, आर्टिकल 41 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देन आर्टिकल 42 जो कहता है कि काम, ये स्टेट जो है ये इंश्योर करेगी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम करने की जगह जो है वहां पे जस्ट ह्यूमेन कंडीशंस हों, ठीक है। औरतें हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिले, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट है, जब वो छुट्टी लेना चाहती हैं उसके बाद भी छुट्टी उन्हें मिले, उन्हें काम से उनको छुट्टी मिले, साथ ही उनको रिलीफ भी मिले, उनके उस काम के उनको पैसे भी मिले, और साथ ही जो काम करने की जगह है वो जस्ट ह्यूमेन कंडीशंस हो, वो काम करने लायक हो, उनके हेल्थ के लिए हजार्डस ना हो, कि उनको ऐसी जगहों पे काम ना कराया जाए जिससे उनको पैसे तो मिल रहे हैं बट हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। काम करने में सफिशिएंट कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। पानी उनको अवेलेबल हो, अगर वहां पे खाने की भी सुविधा होनी चाहिए, बैठने की भी इन बिटवीन सुविधा होनी चाहिए, बीच में उनको लंच ब्रेक्स भी होनी चाहिए। सो ये सब कुछ वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए जिससे एटलीस्ट वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि काम आप 24 आवर्स करा रहे हैं और पैसे उनको 100 रुपीज दे रहे हैं या 150 दे रहे हैं। जो मिनिमम वेज सेट है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, जिस तरह की महंगाई चल रही है उस हिसाब से वेज सेट होना चाहिए ताकि वो एक मिनिमम अपने जीने का स्तर को मेंटेन कर सके। ये कहता है आर्टिकल 43। मैंने आपको बताया जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जितने भी आर्टिकल आते हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। आर्टिकल 43A भी दिस इज आर्टिकल 43 जो बात करता है कि वेजेस इक्वल होने चाहिए, और 43A कहता है कि जो वर्कर्स हैं उनका इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है, मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो लेबर यूनियन बनती है ना, लेबर यूनियन, फिर उनका पार्टिसिपेशन होता है कि अगर वो कोई भी इंडस्ट्री कोई रूल बना रही है तो उसमें लेबर्स का बेनिफिट का ध्यान रखा जाए। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट है जो इंडस्ट्री, उसमें लेबर की भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 जो बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि सरकार का ये फर्ज बनता है कि लोगों की जो हेल्थ है उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए भी काम करे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, वो सारे डीपीएसपी जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आ गया गांधीयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में डीपीएसपी कौन से हैं। सबसे पहले आ गया आर्टिकल 40। अगर आपने गांधी के बारे में कहीं पढ़ा होगा तो यू नो कि वो विलेज
एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बात करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने बात की है विलेज पंचायत की, कि हर गांव में पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, लोकल लेवल पर आप एक तरह से कि मैनेजमेंट होगी, उतनी ज़्यादा लोगों की नीड्स जो हैं वो फुलफिल होंगे। ठीक है, क्योंकि गांव के लोग बेहतर जानते हैं अपनी नीड्स के बारे में, तो वो बेहतर जानेंगे कि उसको किस तरह से फुलफिल भी किया जा सकता है। ठीक है, एक दिल्ली में बैठा पर्सन नहीं जान पाएगा कि एक फार फ्लंग विलेज की क्या नीड है, वो वहाँ के लोग बेटर जानते हैं। सो विलेज पंचायत इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज इन एवरी विलेज। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 कहता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई लोकल लेवल, जो घरों पे ही चलते हैं ना, लघु उद्योग आप कह सकते हैं। ठीक है, घरों पे छोटे छोटे आप वेविंग के हो सकते हैं, वो आप कहें ये कुकिंग के हो सकते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिसमें छोटा आप डेकोर का सामान बना रहे हैं, या किचन का सामान बना रहे हैं, या क्लोथिंग का सामान बना रहे हैं, या प्रिंटिंग का सामान बना रहे हैं, बट दैट इज एक स्मॉल स्केल पे हो रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, 2-3 घर मिलके बना रहे हैं, या एक फैमिली बिजनेस है, सो दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनको प्रमोट करना। आर्टिकल 43B बात करता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जो लोग मिलकर आपस में बनाते हैं सोसाइटी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, सब मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए बनाई जाती हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमूल है ना। गांव के लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। गांव के जितने भी लोग जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, वो मिलके वो एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और मिलके सारा दूध इकट्ठा करके फिर वो बेचेंगे। ठीक है, तो यानी कि कुछ लोग मिलकर सबकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। तो इसके बारे में कहा गया आर्टिकल 43B में। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, वो आर्टिकल 19 के अंडर भी इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46, जो बात करता है कि ये सरकार का फर्ज बनता है कि वो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। किन की? माइनॉरिटीज की। कौन सी माइनॉरिटी? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, पहले उन्होंने बात की विलेज पंचायत्स की, फिर उन्होंने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, देन ही टॉक अबाउट कि जो माइनॉरिटीज हैं उनकी इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 47 सिमिलरली कि जो भी कंजप्शन है इंटॉक्सिकेशन की, जैसे ड्रिंक्स हो गए, ड्रग्स हो गए, जो हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनको वो सोसाइटी से हटाए ताकि पब्लिक हेल्थ जो है इंप्रूव हो। साथ ही काऊ, काव्स और मिल्क की स्लॉटरिंग, उनको मारना, उसको बैन किया जाए। ठीक है, प्रोहिबिट किया जाए। So these were the DPSP which were under Gandhian principle. Now last which is under liberal or intellectual principle. इसमें आता है सबसे पहले आर्टिकल 44 which talks about यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अब देखिए, हमारे देश में क्रिमिनल कोड एक है जिसे क्या कहते हैं? IPC, इंडियन पीनल कोड। कोई भी पर्सन क्राइम करता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का हो, एक ही तरह का उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन जब बात आती है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस की, तो रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। मुस्लिम मैरिज लॉ अलग है, हिंदू मैरिज लॉ अलग है, क्रिश्चियन मैरिज लॉ अलग है। सो ये हो गए सिविल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिस तरह से क्रिमिनल कोड एक है, उसी तरह से सिविल कोड भी एक ही होना चाहिए। जितनी भी सिविल एक्टिविटीज़ हैं, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, उन सब के लिए भी एक ही कानून होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश में किस स्टेट में यूसीसी ऑलरेडी इनैक्टेड है, फॉलो किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि यूसीसी ऑलरेडी हमारे देश के एक स्टेट में ऑलरेडी इट इज़ इन एक्शन। ठीक है, तो यूसीसी आपको समझ आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो भी सिविल एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए एक सिंगल कानून का होना। इट टॉक्स अबाउट इन आर्टिकल 44 और इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रही थी रिसेंटली, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत मेंशन है, तो ये इसका आर्टिकल भी आप ध्यान रखेंगे। दैट इज आर्टिकल 44 किसके अंडर आता है? DPSP के अंदर आता है। किस प्रिंसिपल के अंडर? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर, और बात करता है यूसीसी की, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45 विच टॉक्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि सरकार का ये फर्ज बनता है कि जो बच्चे 6 साल की उम्र से कम के हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड किए जाए।
इसी के लिए आंगनवाड़ी बनाए गए। आंगनवाड़ी की जो स्कीम लाई गई ना, जहाँ छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाई भी कराई जाती है ना, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स इसी डीपीएसपी के अंडर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बारी। आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और आर्टिकल 48A टॉक्स अबाउट इंप्रूविंग द इन्वायरमेंट, कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, इम्प्रूव करना, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा वो ऑड इवन का रूल लाते रहते हैं, पॉल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन्वायरमेंट को भी क्लीन करना है। ठीक, सो डीपीएसपी गाइडिंग लाइन है, गवर्नमेंट को बताती है कि किस डायरेक्शन में उन्होंने काम करना है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, लीगली एनफोर्स है, बट डीपीएसपी लीगली एनफोर्स नहीं है, दीज आर नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, 49 टॉक्स अबाउट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, हमारे भी ये फर्ज बनता है एज ए सिटीजन हम बचाएं, बट स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है। तभी जो भी पुरानी इमारतें होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट काम करती रहती है, उनको मॉडिफाई करती रहती है, रेनोवेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50 विच टॉक्स कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि स्टेट को ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो कानून को लागू करते हैं, वो न्याय का जो वर्क है उसमें इंटरफेयर ना करें। ठीक है, जुडिशरी जो है, हमारी न्याय व्यवस्था जो है, वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहे, तभी जस्टिस एंश्योर होगी। क्योंकि अगर जजेस के अपॉइंटमेंट में किसी तरह से मिनिस्टर की इंटरफेरेंस है तो जजेस कभी भी उनके खिलाफ जो है जजमेंट नहीं दे पाएंगे, है ना। ऐसी कोई एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई जिसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हुए, तो जजेस उनके अगेंस्ट जजमेंट कैसे देंगे? अगर उनकी प्रमोशन में, उनके आप कहें ट्रांसफर में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उनकी अपॉइंटमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई। ठीक है, तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखें। ठीक है, एंड लास्ट आता है आर्टिकल 51 विच डिक्लेयर दैट एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। खाली स्टेट के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी स्टेट की बनती है। ठीक है, सो दीज वर ऑल डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, जिनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपको मोस्टली याद रखने हैं गांधीयन प्रिंसिपल वाले, और 44 वाला आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो रिसेंटली करंट अफेयर्स में रहा है। बाकी आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो ईजिली ऑप्शंस में से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा आर्टिकल किसके अंडर फॉल करता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडली प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, सोशलिस्ट इक्वालिटी की बात करता है, लिबरल, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल की। ओके, नेक्स्ट डीपीएसपी में है जो अभी तक अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट्स मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। उसे रिजिड इसलिए रखा गया ताकि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो वो इक्वालिटी देता है, जो वो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो वो डेमोक्रेसी की बात करता है, रिपब्लिक की बात करता है, उसे चेंज ना किया जाए। साथ ही उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई कि टाइम के साथ जिस तरह से नीड चेंज होती है उस तरह से कुछ चेंजेस भी लाए जाएं, क्योंकि समाज को समय के साथ बदलना पड़ता है, तभी वो आप कहें ना प्रोग्रेस कर सकता है। तो डीपीएसपी में भी कुछ चेंज लाए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का आया था, उसके थ्रू 3 डीपीएसपी ऐड हुए हैं। ये आपको अमेंडमेंट भी याद रखनी है और ये तीनों डीपीएसपी भी याद रखने हैं, बाकी ना भी रखें, ये वाले बहुत ज़रूरी हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऐड करता है 3 डीपीएसपी। वन इज 39A जो बात करता है फ्री लीगल एड की। फ्री लीगल एड मतलब जो गरीब लोग जिनके पास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वकील, लॉयर, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो लॉयर की फीस दे सके, बट न्याय तो उनको भी चाहिए, तो कैसे मिलेगा न्याय? तो उनको लीगल एड जो है फ्री दी जाएगी। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो फ्री दिए जाएंगे। तो दैट इज टॉक्स अबाउट 39A। 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48 टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। तो ये तीनों बाद में ऐड किए गए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। क्लियर है? सेकेंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ठीक है, जो हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ी थी, जो रिमूव करती है राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, और उसे बनाती है एक लीगल राइट।
ठीक है। और इट ऑल्सो इंसर्ट सेक्शन 2 टू आर्टिकल 38 जो कहता है कि द स्टेट इन पर्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो सबसे पहले हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में पढ़ा था। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट 3 नए डीपीएसपी ऐड करता है, 39A, 43A एंड 48A। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक सेक्शन ऐड करता है 38 आर्टिकल में। एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये चेंज करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 45 जो है दिस इज जहां हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर की। यहां पे पहले एजुकेशन की भी बात की गई थी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, हर बच्चे को 14 साल तक एजुकेशन प्रोवाइड करना डीपीएसपी के अंडर रखा गया था। ठीक है, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना और 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एजुकेशन वाला पोर्शन था 14 साल तक की उम्र तक का 6 से 14 साल तक की, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, और जो आर्टिकल 45 था उसमें सिर्फ रखा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर को। क्लियर? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नया डीपीएसपी ऐड नहीं किया गया, सिर्फ आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को जो एजुकेशन थी उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A, और डीपीएसपी में सिर्फ रखा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक दैट इज डीपीएसपी क्लियर होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।